थियोडोर रूजवेल्ट की बहुत मशहूर कहावत है, नरमी से बोलो और एक बड़ा डंडा साथ रखो, तुम बहुत दूर जाओगे। और लगता है आज की दुनिया में चीन ने इस कहावत के दूसरे हिस्से को मतलब कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। बिल्कुल, उसने अपना बड़ा डंडा पूरी दुनिया को दिखा दिया है। सही बात। और आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। चीन के हालिया सैन्य प्रदर्शन ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, खासकर यूरोप को। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हथियारों की नुमाइश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का एक सीधा संकेत है। हाँ, ये सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि चीन की नई सोच और उसके इरादों का एक खुला ऐलान है। आज हम जिस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है डीप स्ट्राइक डिटरेंस चाइना सिग्नल टू यूरोप। ये 3 सितंबर को हुई बीजिंग में हुई एक भव्य सैन्य परेड का विश्लेषण करती है। जी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि क्या क्या दिखाया गया, बल्कि ये समझना है कि इस दिखावे के पीछे का असली संदेश क्या है। चलिए फिर इस विषय की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट क्यों था। तो तारीख थी 3 सितंबर 2025। मौका था जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ का। एक ऐतिहासिक दिन। लेकिन बीजिंग की सड़कों पर जो दिखा वो जश्न से कहीं ज्यादा था। वो चीन की सैन्य ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन था जो सीधे सीधे दुनिया को एक संदेश दे रहा था। और ये कोई पारंपरिक सेना की परेड नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ साथ वो जो नई इकाइयां हैं जैसे साइबर स्पेस और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, वो भी शामिल थीं। हाँ, मतलब चीन ये बता रहा था कि वो जमीन, आसमान और समंदर के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हर मोर्चे पर। और जो तकनीक दिखाई गई, उसने तो सबको चौंका दिया। हाँ, हथियारों की लिस्ट तो काफी लंबी थी। तो ऐसा करते हैं, लिस्ट गिनाने के बजाय उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांटकर समझते हैं। पहली कैटेगरी थी हाइपरसोनिक मिसाइलों की। हाँ, ये वो हथियार है जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। हाँ, मतलब जब कोई मिसाइल आपकी तरफ आवाज से 5 या 10 गुना तेजी से आ रही हो तो आपके डिफेंस सिस्टम के पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। अच्छा। परेड में यिंगजी 17 और चैंगजियन 1000 जैसी कई हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखाई गईं। फिर दूसरी कैटेगरी थी उन हथियारों की जो चुपके से, मतलब रडार से बचकर हमला करते हैं। क्रूज मिसाइलें। हाँ, क्रूज मिसाइलें। ये नीचे नीचे उड़ती हैं, अपना रास्ता बदल सकती हैं और इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। परेड में CJ-1000 और CJ-20A जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें भी थीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं। तीसरी कैटेगरी थी भविष्य के हथियारों की। इसमें ड्रोन्स थे, हवा में उड़ने वाले भी और पानी के नीचे चलने वाले भी। अच्छा, वो विशाल अंडर वाटर ड्रोन AJX-002? हाँ, वही 65 फुट का ड्रोन। और तो और लेजर हथियार भी दिखाए गए। एक मिनट, मैंने रिपोर्ट में रोबोटिक वुल्फ्स के बारे में ही पढ़ा था। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगता तो है। क्या ये सच में एक व्यावहारिक हथियार है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फिलहाल ये तकनीक और मनोवैज्ञानिक दबाव का मिश्रण है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को युद्ध के मैदान में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, वो युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल देना चाहता है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन्स, रोबोट्स, तो चीन दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? ये सिर्फ हथियारों का दिखावा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। अच्छा। यह चीन की नई निवारक नीति यानी डेटरेंस पॉलिसी का एक खुला ऐलान है। देखिए, अब तक निवारण का मतलब होता था परमाणु हथियार। हाँ, कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन है तो कोई उस पर हमला नहीं करेगा। सही। लेकिन चीन अब इस परिभाषा को बदल रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि असली निवारण परमाणु सीमा के नीचे है। परमाणु सीमा के नीचे? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बिना परमाणु युद्ध छेड़े दुश्मन के किसी भी हिस्से में किसी भी जरूरी ठिकाने पर सटीक और विनाशकारी हमला करने की क्षमता। इसी को डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। अच्छा। ये एक ऐसे बॉक्सर की तरह है जिसकी पहुंच बहुत लंबी है। वो दूर से ही अपने प्रतिद्वंदी के सबसे कमजोर हिस्सों पर वार कर सकता है। यानी चीन कह रहा है कि हम पर हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि हम तुम्हारे कमांड सेंटर, तुम्हारे बंदरगाह, तुम्हारे एयरबेस, सब कुछ तबाह कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक भी परमाणु बम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और इसी से जुड़ा है स्तरित निवारक मॉडल का कॉन्सेप्ट, जिसका जिक्र कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के टोंग झाओ ने भी किया है। लेयर्ड डिटरेंस मॉडल। हाँ,
इसे एक किले की तरह समझिए, जिसकी सुरक्षा के लिए कई दीवारें हैं। सबसे बाहरी दीवार है पारंपरिक हथियार, फिर आती है डीप स्ट्राइक मिसाइलों की दीवार, और सबसे अंदर आखिरी दीवार है परमाणु हथियारों की। चीन कह रहा है कि दुश्मन के लिए पहली दीवार पार करना ही लगभग नामुमकिन होगा। ये तो चीन की तरफ की बात हुई, लेकिन अगर मैं ब्रसेल्स में बैठा कोई नीति निर्माता हूं, तो ये सब सुनकर तो मेरे होश उड़ जाएंगे। यूरोप इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अच्छा। देखिए, यूरोप ने पिछले कई सालों में पेट्रियट और सैम्पट जैसे शानदार रक्षात्मक सिस्टम में अरबों डॉलर का निवेश किया है। तो उनके पास एक मजबूत ढाल तो है? ढाल तो है, लेकिन तलवार नहीं है। तलवार नहीं है मतलब ये सारे सिस्टम आने वाले हमलों को रोकने के लिए हैं, दुश्मन के घर में घुसकर उसे जवाब देने के लिए नहीं। मैं साफ साफ देखी जब कुछ रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस आए। हो भले ही उन ड्रोन से कोई खतरा नहीं था, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि यूरोप की रक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। मतलब यूरोप हमला रोक सकता है पर हमला कर नहीं सकता। बिल्कुल, उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की विश्वसनीय क्षमता खासकर 500 से 1000 किलोमीटर की रेंज में बहुत कम है। और आज के दौर में निवारण का मतलब सिर्फ बचाव करना नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली निवारण तब होता है जब दुश्मन को पता हो कि अगर उसने हमला किया तो उसे भी उतना ही या उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सही बात है। यूरोप के पास फ्रांस और ब्रिटेन के रूप में परमाणु निवारक तो हैं, लेकिन उस स्तर से नीचे पारंपरिक डीप स्ट्राइक के मामले में उनके हाथ लगभग खाली हैं। और जैसा कि हमने चीन के मामले में देखा, इस डीप स्ट्राइक के लिए सबसे कारगर हथियार क्रूज मिसाइलें हैं। हाँ, क्योंकि क्रूज मिसाइलों से निपटना बहुत मुश्किल है। जैसा कि फिलिप कोयल ने कहा, ये एक बहुत कठिन खतरा है। क्यों? क्या खास है इनमें? ये सीधी रेखा में नहीं चलती, रडार की पकड़ से बचने के लिए नीचे उड़ती हैं और रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती हैं। अच्छा। चीन ने अपनी परेड में इन्हीं हथियारों का पूरा जखीरा दिखाया, ये जानते हुए कि यही यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्या यूरोप इस खतरे को पहचान रहे हैं? क्या वे अपनी तलवार तेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, कुछ सुगबुगाहट तो शुरू हुई है। जुलाई 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड ने मिलकर ईएलसा नाम की एक पहल शुरू की। ईएलसा, यूरोपियन लॉन्ग स्ट्राइक अप्रोच। इसका मकसद 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली क्रूज मिसाइलें विकसित करना है। और रक्षा उद्योग भी इसमें शामिल हो रहा होगा। बिल्कुल। यूरोप की बड़ी रक्षा कंपनी MBDA ने स्ट्रैटिस नाम से भविष्य की क्रूज मिसाइलों का एक कॉन्सेप्ट पेश किया है। उन्होंने एक लैंड क्रूज मिसाइल का भी प्रस्ताव दिया है, जिसे जमीन से लॉन्च किया जा सकेगा और जो कुछ ही सालों में तैयार हो सकती है। लेकिन एक मिनट, कागज पर हथियार बनाना या पहल शुरू करना एक बात है, और चीन जैसी औद्योगिक ताकत से मुकाबला करना बिल्कुल दूसरी। सही। मुझे लगता है कि असली चुनौती तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक होगी। आपने नब्ज पकड़ ली। तकनीक तो यूरोप के पास है, असली चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। अच्छा। यूरोप के सामने 3 बहुत बड़ी बाधाएं हैं। पहली, अमेरिका पर अपनी दशकों पुरानी निर्भरता को खत्म करने का साहस। यूरोप इतने सालों से अमेरिकी सुरक्षा की छांव में रहने का आदी हो चुका है कि अपनी तलवार खुद बनाना एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। और दूसरी चुनौती पैसों की होगी, जैसा कि हमेशा होता है। हाँ, लेकिन समस्या पैसे की कमी की नहीं, बल्कि उसके बिखराव की है। बिखराव मतलब यूरोपीय देशों के रक्षा बजट अगर मिला दिए जाएं तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो सब अलग अलग जेबों में हैं। एक साझा मिसाइल प्रोग्राम के लिए उन सभी बजट को एक साथ लाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक सिरदर्दी है। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है औद्योगिक क्षमता को एकजुट करने की। देखिए, निवारण के लिए आपको 10 या 20 मिसाइलें नहीं चाहिए, हजारों चाहिए। बिल्कुल, आपको हजारों चाहिए। क्या यूरोप के देश अपने अपने औद्योगिक हितों को छोड़कर एक साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वे राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं होते तो ये सारी कोशिशें बस कागज पर ही रह जाएंगी और उनकी विश्वसनीयता और कम हो जाएगी। तो संक्षेप में, चीन ने दुनिया को अपना बड़ा डंडा दिखा दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो एक ऐसी महाशक्ति है जो किसी भी स्तर पर लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। दूसरी तरफ यूरोप को ये एहसास हो रहा है कि उसकी ढाल तो मजबूत है, पर तलवार गायब है। अब सवाल ये है कि क्या यूरोप उस तलवार को बनाने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति और एकता दिखा पाएगा? सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। चीन का ये प्रदर्शन सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं,
बल्कि भारत जैसे एक क्षेत्रीय शक्तियों के लिए भी एक सबक है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सवाल अब सिर्फ हथियार खरीदने या बनाने का नहीं है। सवाल राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्ता, जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसे नए सिरे से परिभाषित करने का है। मतलब क्या भविष्य में दुनिया के अन्य देश भी बड़ी शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन की तरह अपनी डीप स्ट्राइक क्षमताएं विकसित करने को प्राथमिकता देंगे? यही आज का सबसे बड़ा भू राजनैतिक प्रश्न है। क्या हम एक ऐसी नई वैश्विक होड़ की शुरुआत देख रहे हैं जहां हर देश अपना बड़ा डंडा तैयार करना चाहेगा? इसका जवाब आने वाले दशक की दुनिया का नक्शा तय करेगा। ये बहुत ही जरूरी सवाल। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। अगर इस पर आपके कोई सवाल या विचार हों तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।